चलो ठीक है, देखो ये हो गया था कल हम लोग का। यहां से स्टार्ट कर, पढ़ लो एक बार और ट्राई करो। चलो देखो इसका आंसर एक बार डिस्कस कर रहे हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग। दो चीज का पूछा है आपसे, माइनर सेगमेंट का पूछा है और मेजर सेक्टर का पूछा है। माइनर सेगमेंट मतलब मेरे ख्याल में ये लाल वाला पोर्शन, ठीक है। और माइनर सेगमेंट के लिए मैंने आपको 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था कि अगर 90 डिग्री हो तो इट इज 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर। इन केस अगर ये एंगल 60 डिग्री होता तो फॉर्मूला क्या होता, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू आर स्क्वायर। और अगर ये 120 डिग्री होता तो भी फॉर्मूला क्या होता आपका, 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू आर स्क्वायर। अब यहां पर आपका एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो उस हिसाब से माइनर सेगमेंट के लिए जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर 1 का, वो डायरेक्टली होना चाहिए मेरे ख्याल में 90/360 इंटू पाई इंटू रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 स्क्वायर और माइनस इट शुड बी हाफ इंटू कितना आर स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन होना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन आप लोग घर पे क्या खुद से ट्राई कर लेना एक बार। फिर मेजर सेक्टर का अगर मैं बात करूं तो आप पहले ये गेस करो कि आपको बस ये ऊपर वाला पोर्शन चाहिए, ये पूरा व्हाइट पोर्शन चाहिए। याद रखना मेजर सेक्टर है, ठीक है, सेगमेंट नहीं है। अब आप मेरे को फिर से बताओ कि कौन सा पार्ट चाहिए आप। चलो फिगर में पहले आपको रियलाइज करा देता हूं कि मेजर सेक्टर का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर। हाँ, मेजर सेक्टर का मतलब होगा मेरे ख्याल में ये पोर्शन, और मेजर सेगमेंट अलग चीज है। मेजर सेगमेंट अगर हम लोग से पूछता तो ये ट्राइंगल वाला पोर्शन भी उसमें इंक्लूडेड होता। मेजर सेगमेंट पूछने से मतलब ये वाला पोर्शन। आई होप समझ में आ रहा हो, ठीक है। मेजर सेगमेंट अगर पूछता तो आपका आंसर होता है कि पाई आर स्क्वायर माइनस जो भी माइनर सेगमेंट का एरिया है, पूरा सर्कल का एरिया माइनस शेडेड पोर्शन का एरिया। लेकिन आपसे मेजर सेगमेंट नहीं पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, मेजर सेक्टर। तो सेक्टर के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला बताओ, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा आपका कैसे डिसाइड होगा, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल के हिसाब से। अब अगर मान लो कि आपका ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है तो वो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। तो उस हिसाब से सेकंड वाले पार्ट का जो एक्सप्रेशन होगा हमारा, वो देखो क्या होना चाहिए। इट शुड बी आई थिंक 270 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इंटू 10+। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस, चलो आओ देखो बात करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो ये हम लोग को बता दिया कि इस टाइप का सिचुएशन है जहां पर 60 डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा है। आगे आपको बोला हुआ कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। अब जैसे देखो इसमें मेजर माइनर का नाम नहीं लिया है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर में 60 डिग्री वाले का नाम लिया हुआ है। तो आपको जो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क पूछा हुआ है ना, वो आपको 60 डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में जो पोर्शन यहाँ पर कट होगा यही पोर्शन का वैल्यू बताना, ठीक है। और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता था, θ/360 इंटू 2 पाई। थीटा कितना है आपके सिचुएशन के लिए, बाई 360 इंटू 2 पाई, और आर का वैल्यू कितना ले लोगे आप, 21। आपका एक एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इसका वैल्यू क्या होगा। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब वापस से मैं पूछ लेता हूं, बताना मेरे को कि ये पूरा पोर्शन या पिज्जा के शेप, अच्छा ये पिज्जा वाला हो गया, और या ये नीचे वाला पोर्शन। सेक्टर का मतलब क्या है, सेक्टर का मतलब पिज्जा वाला शेप। तो पूरा का ही एरिया चाहिए आपको, पूरा का एरिया अगर चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता था, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो उस हिसाब से सेकंड वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाना चाहिए बताओ, 60/360 इंटू पाई इंटू मेरे ख्याल में 21 का स्क्वायर। सही कह रहा हूं। और थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है, देखो क्या, कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब इस लाइन का मीनिंग समझो। कॉर्ड आपका हो गया ये वाला AB, ठीक है। और इसके हेल्प से अगर सेगमेंट फ्रेम करना चाहते हो आप, तो मतलब द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, ये वाला जो नीचे मिलेगा आप। तो ये पिज्जा वाला पोर्शन नहीं है, ये उसके नीचे वाला पोर्शन, इसको हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं। और माइनर सेगमेंट के लिए मैंने आपको 3 स्पेसिफिक फॉर्मूला बता रखा है, 60 डिग्री के लिए अलग, 90 डिग्री के लिए अलग और 120 डिग्री के लिए अलग। ये सिचुएशन कौन सा है पहले आप वो आइडेंटिफाई करो, 60 डिग्री वाला। तो 60 डिग्री वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 60 डिग्री वाला फॉर्मूला क्या होता था बताओ,
60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू आर स्क्वायर। तो यहां पर बताओ मेरे को आपका थर्ड एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में 60/360 इंटू पाई इंटू 21 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने से आपका आंसर आता है। ठीक है मेरे ख्याल में? हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको, चलो एक बार बात करते हैं इसके ऊपर भी। A chord of a circle of a radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment बोल रखा है हम लोग। तो माइनर सेगमेंट का मतलब हो जाएगा आपका ये पर्पल शेडेड पोर्शन। और माइनर सेगमेंट के लिए मैं फिर से बोलूंगा कि हमारे पास में 3 स्पेशल फॉर्मूला था डिपेंडिंग ऑन के सेंटर पे एंगल कौन सा बन रहा है। यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता था? 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू आर स्क्वायर। सारा चीज का वैल्यू है हमारे पास में। तो अब माइनर सेगमेंट का एक्सप्रेशन लिखें। फिर माइनर सेगमेंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका 60/360 इंटू पाई इंटू रेडियस का वैल्यू कितना है? 15 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। और मेजर सेगमेंट के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 15 स्क्वायर माइनस जो भी ऊपर आया था। ऊपर क्या आया था हमारे पास में? 60/360 इंटू पाई इंटू 15 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर। हालांकि मेन एग्जाम में आप ऐसे नहीं करोगे, ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ आंसर आ रखेगा आपके पास में और वो आंसर को डायरेक्टली आपको सब्ट्रैक्ट कर। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? कितने लोग का आंसर मैच कर रहा था सर? वेरी गुड। अब एक नोट लिखो आप मेजर सेगमेंट से रिलेटेड। लिखो नोट। नोट में देखो ध्यान से थोड़ा सोचने का ट्राई करना। पहले हम थोड़ा सा जनरल बात करेंगे। मानो कि ये कोई सर्कल है और इसका खुद का एक सेंटर होगा यहाँ पे, और नीचे सपोज करके मैंने एक ऐसा कॉर्ड बना दिया और ये दोनों उसका रेडियस होगी। तो मैं कुछ मार्क कर रहा हूं, आप बताना कि आपके हिसाब से ये क्या है। ये पोर्शन का नाम हम क्या लेते हैं? माइनर सेक्टर, एकदम जो स्पेसिफिक आंसर होगा। फिर सपोज करो कि मैं अगर इसका बात करूं तो ये क्या होता है हमारे लिए? माइनर सेगमेंट। वेरी गुड। फिर सपोज करो कि मैं अगर इसका बात करूं, ये क्या होता है? मेजर सेक्टर। फिर सपोज करो कि मैं अगर इसका बात करूं, ये क्या होता है? मेजर सेगमेंट। ठीक, ऑल राइट। अब देखो मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर बहुत सारा फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी है। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं बात करूंगा सपोज करूं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला या मेजर सेक्टर का भी फॉर्मूला सेम ही था। मेजर सेक्टर, इन दोनों का एरिया का फॉर्मूला था इन कॉमन θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर माइनर यूज करो तो माइनर का थीटा बिठा दो, मेजर यूज करो तो मेजर का थीटा बिठा दो। अगर मैं आपसे बात करूं माइनर सेगमेंट के बारे में तो आपके पास में 3 फॉर्मूला था। एक था 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला था 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू आर स्क्वायर। और एक फॉर्मूला था 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस अगेन √3/4 इंटू आर स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला था आपके पास, तीनों मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको। और अगर यहीं पर मैं आपसे मेजर सेगमेंट का बात करूं तो अभी तक आप बस एक ही तरीका जानते हो इसका। ठीक है, कि मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? पाई आर स्क्वायर पूरा सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ क्या? माइनर सेगमेंट। इसमें कोई कंफ्यूजन है कि क्लियर है? क्लियर है मेरे ख्याल। माइनर सेगमेंट का चाहिए तो आप इन 3 में से कोई एक फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। और मेजर सेगमेंट का अगर आपको चाहिए तो पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेगमेंट का आया हुआ एरिया आप क्या कर दो? माइनस।
अब मैं आपको इस मेजर सेगमेंट से रिलेटेड ना एक और अंडरस्टैंडिंग समझाना चाहता हूँ, ठीक है? वो क्या है देखना ध्यान से। मेजर सेगमेंट को आप फोटो के अंदर में थोड़ा बढ़िया से देखो ही कि मेजर सेगमेंट है कौन सा पोर्शन। तो पहले थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। मेजर सेगमेंट मतलब ये वाला कंप्लीट पोर्शन, और इस कंप्लीट पोर्शन को मैं दो पार्ट में ब्रेक करना चाहता हूं, देखना आप ध्यान से। एक ये येलो वाला पार्ट, इसको क्या बोलोगे आप? पिछले बार समझाया था, मेजर सेक्टर बोलोगे आप इसको। और एक और पोर्शन इसके पास में भी है, ये वाला पोर्शन, मतलब ये वाला और प्लस ये वाला, यही दोनों मिला के तो बनता है आपका मेजर सेगमेंट। आया बात समझ? तो मेजर सेगमेंट के लिए आप एक आइडिया और ये इंप्लीमेंट कर सकते हो कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसे माइनर सेगमेंट के लिए हम क्या करते थे कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करते थे ना, तब हम लोग को ये वाला पोर्शन मिल जाता था। आया बात समझ? मेजर सेक्टर के लिए उल्टा होगा, या मेजर सेगमेंट के लिए उल्टा हो कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं होगा, क्या हो जाएगा वहां पर? प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और वापस से तीन अलग अलग सिचुएशन पॉसिबल कि ट्राइंगल का एंगल अगर 60 डिग्री है तो एक ट्राइंगल का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ट्राइंगल का एंगल अगर 90 डिग्री है तो एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और 120 डिग्री है तो हम एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आया बात समझ? अब मैं वो तीनों सिचुएशन कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ में एक बार डिस्कस कर दूं, ठीक है? एक सेकंड रुकना बस, चलो बिगिन कर। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग अगर मैं आपको मेजर सेगमेंट के लिए दूं, मेजर सेगमेंट, तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये वाला है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को यू कैन ऑल्सो थिंक लाइक एरिया ऑफ मेजर क्या सेक्टर और प्लस एरिया ऑफ क्या ट्राइंगल। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है ये चीज। अब तीन सिचुएशन हो सकता है ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास। एक सिचुएशन हो सकता है कि ट्राइंगल का एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री रहेगा तो उस मोमेंट पे ये कितना रहेगा? 270 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। तो इस टाइप के सिचुएशन के लिए आपका जो स्पेसिफिक फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा बताओ? 270 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मेजर सेक्टर के लिए, और प्लस ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा? हाफ आर स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होता था? हाफ आर स्क्वायर। आया समझ? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपका ये जो एंगल है ये कितना हो जाए? 60 डिग्री। तो ये अगर 60 डिग्री है तो उस मोमेंट इसका वैल्यू कितना होना चाहिए बताओ आपको? 300 डिग्री। और तो क्या पॉसिबिलिटी है इसके पास में? तो ये हो जाएगा उस मोमेंट पे 300। और इस सिचुएशन में मेजर सेगमेंट का एरिया अगर आपको चाहिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? 300 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपको दे देगा मेजर सेक्टर का एरिया, और प्लस आपको क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के लिए इट विल बी √3/4 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकता है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना हो जाए? 120 डिग्री। तो उस मोमेंट पे ये कितना होगा? 240 डिग्री, ठीक है। और इस सिचुएशन में वापस से अगर मेजर सेगमेंट का आपको एरिया चाहिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज इक्वल्स टू 240 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और बोलो प्लस वापस से वही √3/4 इंटू आर, क्योंकि 120 डिग्री वाले ट्राइंगल का भी एरिया का फॉर्मूला यही होता है। आया बात समझ? अब देखो ये तीनों फॉर्मूला टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है मेन क्वेश्चंस के अंदर में। कौन से सिचुएशन में? जब आपको माइनर सेगमेंट भी फाइंड करना है और मेजर सेगमेंट भी फाइंड करना है, क्योंकि माइनर मेजर अगर दोनों फाइंड करना है तो आप माइनर का पहले जो भी सिखाया है उसके हिसाब से निकाल लो और फिर पूरे सर्कल में से माइनर माइनस कर दो। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सिर्फ आपसे मेजर सेगमेंट का ही एरिया पूछे, तो उस सिचुएशन में पहले माइनर निकाला फिर टोटल में से माइनस किया, दैट कुड बी वन अप्रोच। अनदर अप्रोच कुछ भी कि आप इन तीन में से प्रॉपर्टी जस्टिफाई पहले करो कि कौन सा लगाना चाहिए और उसको लगा के फिर आप आंसर निकालो। और एक और पॉसिबिलिटी ये है कि आपके साथ में मान लो कि एमसीक्यू में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको मान लो कि एक दे देगा फोटो के अंदर में बता देगा कि हम इस पर्टिकुलर एरिया का बात कर रहे हैं और आपसे बोलेगा कि बताओ कि इस पर्टिकुलर एरिया के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा होना चाहिए। और उसमें हो सकता है कि आपको पूरा सर्कल माइनर सेगमेंट वाला एक्सप्रेशन दे दे
और या फिर हो सकता है कि मेजर सेक्टर प्लस ट्राइंगल वाला एक्सप्रेशन दे। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये भी एक तरीका है मेजर सेगमेंट के एरिया को फाइंड करने का। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ, थोड़ा आंसर करने का ट्राई कर रहा हूं। माइनर सेगमेंट के केस में कितना फॉर्मूला था आपके पास में? 3 स्पेसिफिक फॉर्मूला था। क्या चीज पर डिपेंड करता था वो लोग? एंगल के ऊपर में डिपेंड करता था। एंगल क्या क्या हो सकता है आपका? 60, 90, 120। 60 के लिए फॉर्मूला क्या है माइनर सेगमेंट का? 60/360 इंटू बाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू आर स्क्वायर। 90 के लिए फॉर्मूला क्या है आपका? 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर। 120 के लिए फॉर्मूला क्या है आपका? 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू आर स्क्वायर। और इसका 60, 90 और 120 का थोड़ा ध्यान से देख लें। और इसमें बस थोड़ा आपको केयरफुल किस बात को लेकर रहना है ना, कि जो एंगल सेंटर पे बन रहा होगा वो डायरेक्टली आपके काम में नहीं आएगा। ट्राइंगल तो सेम ही लॉजिक से लगा रहे हैं। 90 वाले में हाफ आर स्क्वायर लिया है, 60 वाले में √3/4 आर स्क्वायर लिया है, 120 वाले में फिर से √3/4 इंटू आर स्क्वायर लिया है। लेकिन जहां तक मेजर सेक्टर का बात है तो उसमें मान लो कि जब सेंटर पे 90 तो मेजर सेक्टर के लिए 270, हेंस 270 अपॉन पाई आर स्क्वायर, सॉरी 270 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब सेंटर पे 60 तो मेजर सेक्टर के लिए 300, इसीलिए 300 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और जब सेंटर पे सपोज करो 120 तो मेजर सेक्टर के ऊपर में कितना रहेगा? 240। उसके लॉजिक से फिर 240/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। एंड नाउ यू हैव अ इंडिपेंडेंट चॉइस कि जब आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर। आप ये वाला भी यूज कर सकते हो और पूरा सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट भी यूज कर सकते हो। बस मेरे को एक ही चीज का कंसर्न है कि हो सकता है कि आपके एजर्सन रीजनिंग के अंदर में या सपोज करो कि एमसीक्यू के अंदर में ये वाला एक्सप्रेशन यूज करके कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, तो ये आइडिया भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और ब्रॉड कैटेगरी का यदि हम बात करें तो माइनर सेगमेंट के लिए ब्रॉड आइडिया क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और मेजर सेगमेंट के लिए आइडिया क्या होता है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो इन सारे को आप चाहो तो लिख लो एक बार, ये नहीं चाहिए, ये तो मिल ही जाएगा आपको, ये वाला लिख लो। ये देख लो, अच्छा थर्ड वाला देखो फिर। ठीक है, आगे चल रहे हैं फिर यहां से। देखो इस क्वेश्चन को देखो। हाँ 2 मिनट देखो मेरी तरफ। जब कभी भी ऐसा कोई एम्बिग्यूटी आए आपके सामने में कि करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बोल के छोड़ दिया, माइनर मेजर का नाम नहीं लिया हो, तो बाय डिफॉल्ट आप माइनर का ही एरिया निकालो। और अगर मेंशन कर दे कि माइनर चाहिए या पर्टिकुलरली मेजर चाहिए तब फिर आप उसका निकालो। इसमें आप माइनर निकालने का ट्राई करो। मेरे ख्याल में ज्यादा कुछ मेहनत तो है नहीं, सीधा फॉर्मूला ही लगाना है आपको। क्या हो जाएगा बताओ? 120/360 इंटू पाई इंटू मेरे ख्याल में 12 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू कितना? फिर से 12 का स्क्वायर। अब सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है मेरे ख्याल में? इसको ट्राई करो। ठीक है चलो देखो, और थोड़ा सोचने का ट्राई कर। मान लो कि ये हमारा रस्सी है और ये हमारा फील्ड है। ठीक है, और ये रस्सी जो है वो सपोज करो कि एक इस पॉइंट पे टाई अप किया हुआ। ये फील्ड थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। मान लो कि ये हमारा फील्ड और ये रस्सी किसी एक पॉइंट पे टाई अप किया हुआ। ठीक है, पकड़ो तो एक बार सीधा इस पार्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? फील्ड आप थोड़ा बड़ा सोचना वैसे। ठीक है, कि मतलब इससे भी और एक्सटेंडेड फील्ड है हमारा। रस्सी अगर यहाँ टाई अप किया हुआ है ना, तो जो घोड़ा है वो कितना दूर तक घास खा सकता है ये सोचना है। तो आई विल से कि घोड़ा अगर इस पॉइंट तक जा सकता है तो यहां से लेके यहां तक का सारा घास खा सकता है। फिर ये कहना कि ये इससे आगे तो नहीं जा सकता, लेकिन ये आगे पीछे घूम सकता है जरूर से। आया बात समझ? ये चीज क्लियर है आपको? और फील्ड आपका सपोज करो कि यहाँ एंड हो रहा है, तो इसके बाहर तो वो जाके क्या करेगा? इस तरफ तो कोई घास वास है ही नहीं। ये ऐसा भी हो सकता है क्या पता फील्ड के बाहर वॉल हो यहाँ पे, तो उस साइड तो वो जाएगा ही नहीं। यहाँ से लेके इतने पोर्शन का सारा घास वो खा सकता है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम वो क्या कर सकता है कि इस एरिया में वो घूम सकता है ऐसे। ठीक है, तो जब वो यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा था तो इतना घास खा पा रहा था वो। फिर मानो कि अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो इतना घास खा सकता है, इस डायरेक्शन में जाएगा तो और बाकी घास खा सकता है। ऐसे कर करके मैक्सिमम वो इस वाल तक आ सकता है और इस पोर्शन का घास भी खा सकता है। तो मैक्सिमम घास जो वो खा पाएगा अगर उसको एक रस्सी से बांधा हुआ है एक कोने से, तो वो शेप आपको ऐसा दिखाई देगा कि इस कोने से वो बांधा हुआ है, रस्सी उसका इतना लंबा है कि वो इस पॉइंट तक जा सकता है, तो इस एरिया का सारा घास वो खा सकता है। और मैक्सिमम घूम घूम के ना वो जितना लंबा रस्सी है उतने डिस्टेंस पे एनी टाइम वो जा पाएगा। ठीक,
और ये सारा डिस्टेंस को जो है वो आप थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो कि ये अगर पूरा का पूरा अलाउड होता ना, और अगर घोड़ा घूम पाता तो ये शेप एक सर्कल आता, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस जितना लंबा उसका रस्सी है उतना डिस्टेंस तक वो जा सकता है, और उतने डिस्टेंस पे अगर वो पूरा पाथ कवर करता अपना तो एक सर्कल आता। लेकिन सर्कल यहाँ पर नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो बाउंड्री है आपका वो बनाया हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो फील्ड के यहाँ पर भी एक वाल होगा, यहाँ पर भी एक वाल होगा, तो मैक्सिमम वो यहाँ तक आ सकता है, घूम घूम के यहाँ तक वो जा सकता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, आया बात समझ। और जिसका एंगल कितना होगा हम लोग के लिए 90 डिग्री। तो इसको हम एक तरीके से सोच सकते हैं कि ये एक सेक्टर है। क्या है ये, एक बताओ, सेक्टर जिसका एंगल कितना है 90 डिग्री, और जितना लंबा रस्सी था उतना हो गया इस सेक्टर का क्या, रेडियस। आया बात समझ, बैठ। एक बार दोबारा आप क्वेश्चन पढ़ के देखो फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में फिर से एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को। फर्स्ट पार्ट के लिए आप पढ़ के देखो कि आपको ये फोटो और सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी एक्सप्रेशन तो बहुत ईजी। अब चलो देखो एक बार और पढ़ के समझा देता हूं। हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेपेड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड व्हिच द हॉर्स कैन ग्रीज। मतलब कितना घास खा सकता है वो पता करना है आपको फर्स्ट हाफ के अंदर। पूरा एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि कौन सा पोर्शन है घास वो खा पाएगा। जितना घास वो खा पाएगा अल्टीमेटली दैट विल बी अ सेक्टर ऑफ एंगल 90 डिग्री एंड रेडियस हाउ मच 5 मीटर। क्लियर मेरे ख्याल में। चले आगे यहाँ से। तो इसका आंसर बताओ मेरे को कि इसके ये ऑरेंज वाले पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा 90 बाई 360 इंटू पाई इंटू मेरे ख्याल में 5+। आया बात समझ। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बोल रहा है बताओ कि फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉक वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। इस पार्ट को मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। ऑल्सो फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। इसका मतलब क्या है देखो, ये कह रहा है कि यदि रस्सी का साइज बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सोचना ध्यान से। पहले रस्सी आपका इतना लंबा था, अब ये बोल रहा है कि रस्सी अगर मैं बढ़ा दूं और इतना की जगह इतना लंबा कर दूं, अब इसके चक्कर में एक्स्ट्रा कितना एरिया वो ग्रेज कर सकता है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से कि अगर आपको पूछे कि 10 मीटर यदि रस्सी होता तो वो कितना एरिया ग्रेज कर पाता, तो आपका आंसर ये पूरा पोर्शन होता। आई होप कि आपको समझ में आ। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि 10 मीटर लंबा रस्सी से बांधेंगे तो कितना एरिया खा पाएगा। आपसे ये पूछ रहा है कि 10 मीटर की रस्सी से जब बांधोगे उस टाइम पर जितना एरिया खा पाएगा और पिछले बार जितना एरिया खा पा रहा था, इन दोनों में डिफरेंस कितना, एक्स्ट्रा कितना एरिया वो खा पा रहा है 10 मीटर की रस्सी की वजह से। तो आपको एक्चुअली ध्यान से अगर आप सोचोगे ना तो आपको ये पोर्शन का वैल्यू पूछा हुआ। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करता हूं। देखो 5 मीटर में इतना एरिया खा पाएगा, आई होप समझ में आ रहा है। 10 मीटर में इतना एरिया खा पाएगा, आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा है। और आपसे ये पूछा हुआ है कि 5 मीटर की जगह अगर 10 मीटर के रस्सी से इसको बांधते, 5 मीटर की जगह अगर 10 मीटर के रस्सी से इसको बांधते तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना होता। ये नहीं पूछा कि 10 मीटर के टाइम पर ग्रेजिंग एरिया कितना होगा। अगर 10 मीटर के टाइम पर ग्रेजिंग एरिया कितना होगा ये पूछता आपसे, तो आपका आंसर यही वाला होता, बस 5 की जगह क्या आ जाता है 10 आ जाता। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि रस्सी को 5 से बढ़ा के यदि 10 कर दोगे तो नया एक्स्ट्रा कितना एरिया वो ग्रेज कर सकता है। आया बात समझ। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखना ध्यान से, कि बड़ा वाला सेक्टर 10 मीटर के टाइम पर माइनस छोटा वाला सेक्टर 5 मीटर के टाइम पर। तो यही आपको बता देगा ये डिफरेंस वाला पोर्शन कि एक्स्ट्रा कितना एरिया मिल रहा है उसको। आया बात समझ। और यही आपका आंसर रहेगा। तो एक बार गेस करो कि एक्सप्रेशन क्या होगा आपके आंसर का। मेरे ख्याल में 90 बाई 1 सेकेंड बोलो तो 90 बाई 360 इंटू पाई इंटू 10 स्क्वायर माइनस 90 बाई 360 इंटू पाई इंटू मेरे ख्याल में 5। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। बाकी सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर। चले आगे यहाँ से। एक बार मैं फिर पूछ लेता हूं कि आपसे अगर पूछता कि 10 मीटर के टाइम पर कितना एरिया वो ग्रेज कर सकता है, इंक्रीज नहीं पूछा होता, तब क्या बोलते आप। बस ये वाला पोर्शन आपका आंसर होता है, ये माइनस वाला पार्ट आपका नहीं रहता। चलेगा, बढ़े आगे यहां से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब बात करते हैं इसके ऊपर में। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद द डायमीटर इतना। तो ये आपको इसका डायमीटर बताया हुआ, ठीक है ना, 35 mm। मतलब एक अगर स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ले लेते हो ऐसा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपके लिए 35 mm। एक तरीके से आगे बोला हुआ है कि द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स व्हिच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर।
फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड एंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो मेरे को इतना समझ में आता है, ये बोल रहा है कि सिल्वर वायर के यूज से हम पहले ऐसा गोल सा कुछ बनाएंगे और इसके अंदर में 5 डायमीटर बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। बाउंड्री भी आपका सिल्वर वायर से बनेगा और ये 5 डायमीटर भी आपका सिल्वर वायर से बनेगा। और इस सिचुएशन में पहले आपको पूछ रखा है कि पूरा सिल्वर वायर का रिक्वायरमेंट कितना हो, पहला पार्ट तो ये। और दूसरा पार्ट ये बोल रहा है आपको, इसको मैं थोड़ा सा एक नया डायग्राम से समझा देता हूँ, देखना ध्यान से। मान लो कि ऐसा कुछ ब्रूच बन गया आपका और 5 आप डायमीटर बनाओगे, इसके अंदर ऐसा कुछ होगा, 1 2 3 4 और एक ऐसा कुछ ले लो 5। मेरा वो इतना यूनिफॉर्म नहीं हो पाया, लेकिन क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि पहले आपने ये ऑरेंज वाला पार्ट बनाया सिल्वर वायर से और फिर आपने 5 डायमीटर भी बनाया उसके ऊपर में सिल्वर वायर से। ऐसा करने में टोटल सिल्वर वायर कितना रिक्वायर्ड था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि ये 5 डायमीटर बनाने के चक्कर में ओवरऑल यू फाइंड कि आपके पास में 10 यूनिफॉर्म एरिया क्रिएट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये 10 का 10 एरिया एक तो आपस में इक्वल है और दूसरा सबका शेप अगर आप सोचोगे तो पिज्जा वाला ही शेप है, यानी कि सेक्टर का शेप है। तो इस 10 में से किसी एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, ये आपसे पूछा। क्वेश्चन में फिर एक्सप्लेन करता हूं। सिल्वर वायर लिया और ऐसा कुछ बैच टाइप बना रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर में बाउंड्री हमारा सिल्वर का है और उसके ऊपर में 5 डायमीटर हमने बनाया, वो भी किससे, सिल्वर वायर से ही बनाया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसा डिजाइन बनाने में ओवरऑल सिल्वर वायर रिक्वायर्ड कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन इज कि 5 डायमीटर बनाने के चक्कर में द होल एरिया ऑफ द सर्कल वुड हैव बीन डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। आया बात समझ? और हमको उसमें से एक पार्ट का एरिया बता। ठीक, और हमको इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि इसका जो डायमीटर होगा वो कितना रहेगा हम लोग के लिए, 35 mm। कितना रहेगा बताओ, 35 mm। क्लियर है? पहले हम लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड का बात करते हैं। तो अब सोचो कि लेंथ ऑफ वायर आपका लग कहां कहां रहा है। एक ये ऑरेंज वाले में लग रहा है और 5 आपने क्या क्रिएट किया है, डायमीटर। ऑरेंज वाला जो है वो मेरे को लगता है कि पूरा फुल सर्कल है और पूरा फुल सर्कल का बाउंड्री कितना लंबा होता है, 2πr। कितना लंबा होता है बताओ, 2πr। तो मेरे ख्याल में बाउंड्री के लिए आपको चाहिए होगा 2πr। ये बात समझ में आया? और प्लस अगर मैं 5 डायमीटर का बात करूं तो एक डायमीटर का लेंथ कितना होता है, नहीं फॉर्मूला के हिसाब से सोचो, 2r होता है एक डायमीटर का लेंथ, 2r होता है। और आपके पास में टोटल कितना है, 5 है, इंटू 5। ये आपका होगा लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सोच के देखो आया समझ के नहीं आया समझ। एक बार फिर रिपीट करता हूं, बाउंड्री के लिए टोटल बाउंड्री लेंथ कितना होगा आपका, 2πr। तो उसके लिए मैंने 2πr यूज कर लिया। एक डायमीटर के अलोंग मेरे को कितना वायर चाहिए होगा, ट्वाइस। कितना चाहिए होगा मेरे को, ट्वाइस। और मेरे को कितना डायमीटर ऐसा बनाना है, 5। तो इसीलिए ट्वाइस आर इंटू क्या कर दिया यहाँ पर, 5। तो ये तो हो गया टेक्निकल एस्पेक्ट में कि अच्छा इतना वायर मेरे को चाहिए। अब मेरे को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि डायमीटर का वैल्यू मेरा कितना है बताओ, 35 mm। तो मेरे रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा इस सिचुएशन, 35/2। 35/2 ही बोलेंगे, उसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। 35/2 ये समझ में आ रहा है। अब ये जो 35/2 हमारा आया है उसको आप यहाँ बिठा दो तो क्या मिलेगा सोचो। इस पोर्शन से आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आई विल से 35/2 और इस पोर्शन से क्या आ जाएगा बताओ, 10 इंटू 5 2 10 और रेडियस की जगह पर 35/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। ओके, अब सेकंड हाफ का बात करते हैं इसका कि हमको ये बोला कि 10 डायमीटर बनाने के चक्कर में 10 इक्वल पार्ट्स क्रिएट हो जाएगा। सारा का शेप कैसा रहेगा, सेक्टर, और मेरे को उसमें से एक सेक्टर का एरिया बताना। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मेरे ख्याल में देखो 2 अप्रोच हो सकता है। ठीक है, एक अप्रोच ये हो सकता है कि आप थोड़ा दिमाग लगाओ, एक सर्कल के अराउंड टोटल एंगल कितना होता है और 10 इक्वल पार्ट्स में अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो हर एक पार्ट को कितना एंगल मिलेगा, 36। तो एक एंगल अगर मैं इसका बात करूं तो दिस विल बी 36 डिग्री। और रेडियस आपका पता है, आपको रेडियस कितना है आपका, 35/2। आया बात समझ? और इसका जो शेप है पिज्जा वाला शेप है, यानी कि सेक्टर का शेप है। तो एक सेक्टर का एरिया कितना होता था, θ/360 इंटू πr²। तो उस हिसाब से आपका एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36/360 इंटू
पाई इंटू 35/2 का होल स्क्वायर। आया समझ। और दूसरा एक और कॉमन सेंस वाला आइडिया मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूं, ठीक है, इसको मैं शेड भी कर देता हूं कि हम इसका एरिया बता रहे हैं, ठीक है। कॉमन सेंस वाला आइडिया ये हो सकता है, देखो कि टोटल जो सर्कल का एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर फॉर एनी एंड एवरी सर्कल। और यहां पर आपने पूरे एरिया को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो टोटल एरिया को 10 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। तो इतना लंबा चौड़ा नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा तो मेंशन करना पड़ेगा ना कि 36 डिग्री कैसे आए। तो यू विल से कि पूरा एंगल 360 डिग्री, एक एंगल मतलब पूरा एंगल 360 डिग्री, टोटल 10 पार्ट्स, तो एक पार्ट का एंगल कितना हो जाएगा 36 डिग्री। उतना भी क्यों मेंशन करोगे, आप तो सीधा बोलो कि पूरा का एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। कितना इक्वल पार्ट्स क्रिएट किया आपने 10, तो एक पार्ट का एरिया कितना आएगा, पूरा का एरिया डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो यहां पर भी एक्चुअली डिवाइडेड बाय 10 ही आ रहा है, देखो 1 और ये कट के 10 आ जाएगा। और डायरेक्टली भी आप इसको बोल सकते हो कि पाई आर स्क्वायर यानी कि 35/2 का होल स्क्वायर और होल थिंग डिवाइडेड बाय 10, सीधा, क्योंकि पूरा एरिया आपने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, 10 इक्वल पार्ट्स में, इसीलिए एक पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय 10। आया समझ, ठीक है। मेरे ख्याल में रिपीट करना किसी पार्ट को कि हो जाएगा, करना है कुछ नहीं, कोई भी एक यूज कर लो। मेरे ख्याल में तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इससे आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा और फटाक से आपका आंसर आ जाएगा, इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा आप, ठीक है मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ कि एक अम्ब्रेला के पास में टोटल कितना रिब्स होगा, 8 रिब्स। और रिब्स का मतलब हो गया वो जो एक लोहा नहीं होता ऐसा निकला हुआ बाहर की तरफ, वो हो गया अम्ब्रेला का रिब्स। और रिब्स के चक्कर में बोल रहा है कि 8 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। और आगे हम लोग को बोल रहा है कि अज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस अपने को कितना बताया 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। 8 रिब के चक्कर में पहले आप ये सोचो कि 8 रिब का मतलब हो गया 1 रिब, 2 रिब, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसके चक्कर में जो टोटल एरिया है आपका उसको भी आप काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो वो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, ठीक है। तो एक तो आप ये कर सकते हो कि पूरा एंगल 360 डिग्री, उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो एक एंगल का वैल्यू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 45 डिग्री। और फिर आप एक शेडेड पोर्शन का एरिया बता दो 45 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इतना ड्रामा अगर नहीं करना है तो आप डायरेक्टली ऐसा कह सकते हो कि 8 पार्ट में डिवाइड हुआ है और पूरा सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। सिंस 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है तो एक पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा बाई 8, तो एक ही शॉट में आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें मैं अपनी तरफ से ये बोलूंगा कि पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू 45 स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है इसको 8 पार्ट में, तो एक पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा बाई 8। इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ लो इसको पहले एक बार ध्यान से पढ़ना। देखो एक फोटो दिखाता हूं तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोग, इसको देखो। अब क्वेश्चन पढ़ो और फोटो देखो ध्यान से। अब कितने लोगों को लग रहा है क्वेश्चन आ गया समझ में, ठीक है। फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूं समझाने का, यहां ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है आप कि एक गाड़ी होगा इस टाइप से जो रास्ता पे चल रहा है और वाइपर लगा हुआ रहता है गाड़ी के अंदर। और वाइपर का काम क्या होता है बताओ, गाड़ी का शीशा को साफ करना ना। अब यहाँ देखो एक बार, रेड कलर का ले लो, ये चलो येलो नहीं, येलो तो दिखेगा नहीं, पिंक ले लो। ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये 1 सेकेंड और रुक। ये वाइपर है आपका, ठीक है। और ध्यान से सोचना आपकी ये वाइपर जब घूमेगा ना, चाहिए ठीक से नहीं घूम रहा, छोड़ो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। आप समझिए इसको यहाँ पे ऐसे कि ये वाइपर है आपका और ये जब रोटेट करेगा इस तरीके से आगे और पीछे दोनों तरफ, तो ये इस टाइप के पोर्शन को क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। आया बात समझ। और जिस पोर्शन को ये क्लीन करेगा ये कौन से शेप में है, वापस से पिज्जा के शेप में है, तो हम क्या मान के चलेंगे बताओ, सेक्टर मान के चलेंगे इसको। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक और खास बात है, देखो इस लैंग्वेज को पढ़ो लास्ट वाले लाइन के, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स बोला हुआ, एस है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लेड्स मतलब आपको काइंड ऑफ ये पूछ रहा है कि एक स्वीप में ये दोनों मिला के कितना एरिया कवर करे। तो एक का एरिया निकालेंगे हम सेक्टर के फॉर्मूला से और इनटू 2 कर देंगे,
और अगर ये ब्लेड्स की जगह बस ब्लेड होता, एस नहीं होता, एक छोटा सा एस नहीं होता, तो फिर आपको इंटू 2 नहीं करना था, तब आपको एक ब्लेड के लिए पूछ रहा था। इस चीज का थोड़ा हम लोग याद रखें, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए बताओ सर, धीरे धीरे 115/360 इंटू पाई इंटू 25 का स्क्वायर और इंटू क्या, क्लियर मेरे ख्याल में। चले आगे फिर, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो इसको। कितने लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन क्लियर है? हम एकदम क्लियर नहीं, बीच बीच का कुछ तो एक दो वर्ड हम रिलेट कर पा रहे हैं, बाकी ठीक से नहीं समझ में आया। ठीक, एक पानी का बॉटल चाहिए होगा, दो पेन चाहिए होगा, नहीं कोशिश करता हूं मैं मेरे से खुद से ही हो जाए। अच्छा देखो यहाँ पे है कैसा चक्कर यहाँ पे कि इस टाइप का आपका वो टावर रहेगा, ठीक है ना। और टावर जनरली मतलब क्या कि पानी वानी के एरिया में बनाया जाता है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर बाउंड्री बना पाना मुश्किल रहता है, और शाम वाम में या रात वात में सर्वेलेंस भी करना होता है कि चोर डकैत टेररिस्ट ये लोग नहीं आ जाए हम लोग कंट्री में। तो होता क्या कि एक बहुत ही बड़ा सा स्ट्रक्चर आप सी शोर पे बना के छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग लाइट हाउस बोलते हैं। और इस लाइट हाउस के एकदम टॉप में एक बड़ा सा लाइट लगाया हुआ रहता है। आजकल तो थोड़ा ऑटोमेटिक हो गया, पहले के टाइम पर क्या होता था कि एक आदमी का प्रॉपर जॉब होता था, तो उस लाइट को पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते रहो बस पूरा टाइम, ठीक है। तो ऐसा सपोज करो कि यहाँ एक लाइट सोर्स है और जिसको आप जिस डायरेक्शन में चाहो पॉइंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो 360 डिग्री में स्प्रेड हो रहा है पूरा का पूरा, वो किसी एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करे ये लाइट सोर्स। अब सपोज करो कि एक बार एक आदमी अपने मेहनत से उसको इस डायरेक्शन में पॉइंट करवाता है, तो लाइट इधर पॉइंट कर रहा है, और फिर वो अपने हाथ से इसको घुमाएगा ऐसे, समझे। तो ये लाइट सोर्स आपका घूमता रहेगा, और ये घूमने के चक्कर में क्या होगा कि इफेक्टिवली यू विल फाइंड, आओ तो बाहर आओ, इसको ऐसे पकड़ो, एक को पकड़ो आप इफेक्टिवली ये देखोगे कि लाइट एक बार इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, ठीक है, फिर वो आदमी अपने मेहनत से इसको घुमाएगा, तो ये सारा जो बीच का एरिया आ रहा ना, ये भी एनलाइटन हो जाएगा, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाएगा, जितना दूर पानी है उस पानी के पोर्शन में यहां से लेके यहां तक इस पोर्शन को वो एनलाइटन कर देगा, और बार बार इसी पोर्शन में लाइट को वो घुमाता रहेगा, ठीक है। तो आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि ओवरऑल ये जो एरिया कवर कर रहा है ना, वो ये एरिया का वैल्यू कितना है। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा पक्का, बट अब देखो थोड़ा सा और इमेजिनेशन डेवलप करने के लिए ये रहा वो फोटो, ठीक है। यू विल फाइंड कि दो डायरेक्शन में लाइट का सोर्स है आपके पास में, और यहां पर ये फोटो कंप्लीटली नहीं आ पाया, नहीं तो आपको दिख जाता है यहां पर कि ये इस टाइप का कोई एक सेक्टर आएगा। देखो एक सेकंड, इस टाइप का कोई एक सेक्टर आएगा ऐसा, ठीक है। लाइट का सोर्स एक बार इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और रोटेट करके वो मैक्सिमम इस पोजीशन तक जा पा रहा है, तो एक बार इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और इसके चक्कर में ये पूरा एरिया जो है वो हमको दिखाई दे रहा है, एनलाइटेंड है वो, क्लियर है मेरे ख्याल। और इसी सेक्टर का आपसे एरिया पूछा, और क्वेश्चन के अंदर में ये विल फाइंड कि एंगल आपको कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कितना रहेगा आपका 80 डिग्री, और जो लेंथ ऑफ लाइट है कि कितनी दूर तक वो कवर कर पा रहा है वो बहुत खतरनाक है, 16.5 किलोमीटर। आया बात समझ। तो बहुत लंबे डिस्टेंस तक जो है ये लाइट जो है वो क्या कर रहा है हम लोग को, मतलब दिखाई दे रहा है, उजाला है पूरा इसके वजह से, चलेगा मेरे ख्याल में। तो यहां पर मैं अगर इसको थोड़ा सिंपल सेंस में सोचूं तो ये लेंथ कितना हो गया मेरे लिए 16.5 किलोमीटर, एंगल कितना है मेरा 80 डिग्री, तो मेरे लिए तो ये सिंपल सा सेक्टर के जैसा है, और इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा 80/360 इंटू 16.5 का होल स्क्वायर, सॉरी इंटू पाई इंटू 16.5 का होल स्क्वायर, एंड वट एवर आंसर कम्स अप, ठीक है, वो आंसर का यूनिट रहेगा किलोमीटर स्क्वायर। इसको लेके थोड़ा सा आप लोग केयरफुल रहना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो ये देखो सिंपल सेंस में यहां पर भी देख सकते हो, ठीक है, कि आपका जो फॉर्मूला होगा वो तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए ना 80/360 इंटू पाई इंटू कितना, मेरे ख्याल में 16.5 का होल स्क्वायर है बात। अब आप इसको सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ये वाला पार्ट के लिए मेरे को चिंता नहीं है, आप कर ही लोगे, इंटेलिजेंट हो, बस किलोमीटर स्क्वायर का थोड़ा ध्यान रखें। जनरली हर जगह हम मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर चिपकाते हैं,
बट यहाँ पर जो एरिया आएगा हमारा वो किस में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर में। सेम वार्निंग मैं आपको ब्रूच वाले क्वेश्चन में भी देना चाहूंगा, उसमें पर बोलना भूल गया था। इसमें भी 35 mm है, तो वट एवर आंसर वी गेट, चाहे ये वाले में ये भी mm में रहेगा, और जो एरिया निकलेगा हमारा वो भी किस में आएगा, mm स्क्वायर में आएगा। तो इस चीज का थोड़ा सा अपन ध्यान रखें, ठीक है, कि क्वेश्चन में कौन सा यूनिट दिया। क्लियर मेरे ख्याल। चले आगे यहाँ से। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज का हम लोग के लिए आज का आखिरी क्वेश्चन ये वाला। चलो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम लोग को। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स एज शोन इन द फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स एट द रेट ऑफ इतना। मतलब आप ये समझिए कि आपसे ना ये डिजाइन बनाने का क्या चार्ज होगा ये आपसे पूछा जाए, और डिजाइन बनाने का पर स्क्वायर सेंटीमीटर आपका प्राइस कितना है, 0.35। तो आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि सारा डिजाइन मिला के टोटल एरिया है कितना। डिजाइन बनाने का रेट ये है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ डिजाइन इज गोइंग टू कॉस्ट 0.35। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि सारा डिजाइन का मिला के एरिया कितना है। अब सारा डिजाइन का एरिया निकालने के लिए देखो पहले आपको सोचना क्या पड़ेगा कि अगर हर एक डिजाइन से एसोसिएटेड, ध्यान से सुनना, हर एक डिजाइन के, थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, हर एक डिजाइन के एंड पॉइंट को अगर आप सेंटर से जोड़ देते हो तो यू विल फाइंड कि एक सेक्टर जैसा बन जाएगा। आया बात समझ। और 6 डिजाइन है तो कितना सेक्टर बनेगा, 6 सेक्टर बनेगा। तो यानी कि ये जो पूरा एंगल है सेंटर के अबाउट, ये कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो एक पोर्शन का जो एंगल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, मेरे ख्याल में 60 डिग्री निकल के आएगा। पहले तो हम इतना एनालिसिस कर सकते, ठीक है। इसको पहले मैं लिख देता कि एक एंगल का वैल्यू कितना आएगा मेरा, 60 डिग्री, एक का एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे को पूरे सेक्टर के एरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को सिर्फ डिजाइन वाले पार्ट में इंटरेस्ट। तो डिजाइन वाला जो पार्ट है वो पूरे सेक्टर में लगाया हुआ है कि सिर्फ माइनर सेगमेंट में लगाया हुआ, माइनर सेगमेंट में लगाया हुआ। तो एक डिजाइन का एरिया निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, माइनर सेगमेंट वाला, 60 डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में। तो एक डिजाइन का एरिया आपका कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, 360 नहीं 60/360 इंटू पाई इंटू मेरे ख्याल में 28 का स्क्वायर, ये हो गया सेक्टर का एरिया, माइनस √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर, ये हो गया आपके ट्राइंगल का एरिया। और ये पूरा का पूरा हो गया एक डिजाइन का एरिया। कितने डिजाइन का एरिया, एक डिजाइन का एरिया। टोटल कितना डिजाइन है, 6, तो उसके चक्कर में इंटू 6। और ये आपको क्या देगा, डिजाइन का एरिया। लेकिन आपको एरिया नहीं चाहिए, आपको कॉस्ट चाहिए। तो कॉस्ट निकालने के लिए इंटू 0.35, ये है आपका एक्चुअल एक्सप्रेशन। अब बाकी इसको सॉल्व करना बस, वो तो आप लोग से हो ही जाएगा। ठीक है, चलो देखो, तो एनसीईआरटी के हिसाब से आप लोग का जो ये है अभी नए वाले एनसीईआरटी के हिसाब से सेकंड एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट खत्म। एक एमसीक्यू था उसके लास्ट में, वो मैंने आज के स्लाइड्स में नहीं लिया, वो अगले क्लास में मैं ले लूंगा। एक क्लास हम लोग और करेंगे और उसके अंदर में ये पूरा चैप्टर हमारा एनसीईआरटी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं साथ में इंक्लूड करने का ट्राई करूंगा। आप लोग का जॉब ये है देखो कि ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन आज डेवलप किया है, घर जाके ईमानदारी से इन सारे को कैलकुलेट कर, एकदम ईमानदारी से। और बिल्कुल मतलब 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट में अगर ना बने तो फिर आप एक बार थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन 5 बार कम से कम कोशिश करना कि आंसर आपका आए, क्योंकि एग्जाम में ये बना के आने का मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जाम में फाइनल आंसर रीच करोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। और इसके बाद का जो सफर है ना, वो जर्नी आपको खुद ही मतलब क्या है कि कंप्लीट करना, उसमें मेरा कोई रोल नहीं। मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब तो आप लोग खुद से आना चाहिए, ठीक है। चलो फिर तब आज के लिए इतना ही।